हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे 50 प्लस मिक्स्ड क्वेश्चन। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन है, एडवांस लेवल का बनाया गया है, जिसमें आपको नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक प्रैक्टिस सेट डेली आपको यहाँ मिलेगा। अभी 50 क्वेश्चन का बना रहा हूँ, फिर मैं इसको 100 क्वेश्चन तक ले जाऊंगा एक प्रैक्टिस सेट को। तो हमारे साथ बनी रहे, आपकी प्रैक्टिस कराना हमारा जिम्मेदारी है। और बस आप शुरू से लेकर एंड तक प्रैक्टिस सेट को देख लें, आपको चीज़ें पता लगेंगी कि इसमें क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द क्लाउज एंड इट्स फंक्शन। कह रहा है इसमें कौन सा क्लाउज है और इसका काम क्या है इसका। तो सेंटेंस है व्हाट ही प्रोमिस्ड वाज नेवर फुलफिल्ड। जो उसने प्रॉमिस किया था उसे कभी पूरा नहीं किया। तो कह रहा है इसमें कौन सा क्लाउज है। तो इसे ध्यान से देखें, एक क्लाउज दे रहा है व्हाट ही प्रोमिस्ड, इतना सेंटेंस है ये वाला। और ये वाला क्या है, दूसरी क्या है, ये इतनी क्लाउज है। तो इसमें दो क्लाउज हैं। पहला जो है वो क्या है, ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। और जो दूसरी वाली है ये वाली, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज है। और अभी ये पेपर हुआ था EMRS का, इसमें पीजीटी वाले सेट में ये पूछा गया था ये कौन सी क्लाउज है, इतना पूछा था, इसने अंडरलाइन किया था ये कौन सा है, प्रिंसिपल क्लाउज है। तो ये पूरी क्लाउज क्या बन रही है, ये नाउन क्लाउज बन रही है। और ये नाउन क्लाउज है तो ये काम कैसे कर रही है, जो आप देख पा रहे हो ये वर्ब है, इसका इतनी वर्ब है इतना, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये वाला है व्हाट ही प्रोमिस्ड। ये क्या है, नाउन क्लाउज एज ए सब्जेक्ट है, ये काम कर रही है सब्जेक्ट के रूप में। ध्यान रखेंगे नाउन क्लाउज एज द सब्जेक्ट है ये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम फॉलोज एन इरेगुलर राइम स्कीम रिफ्लेक्टिंग मॉडर्निस्ट फ्रेगमेंटेशन। तो ऐसी कौन सी पोएम है जो इरेगुलर राइम फॉलो करती है, रिफ्लेक्टिंग करती है मॉडर्निस्ट एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ऐसी कौन सी पोएम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द वेस्ट लैंड। इसका आंसर हो जाएगा द वेस्ट लैंड, जो आई थी 1922 में आई थी, 1922 में आई थी ये, जिसको लिखा है TS एलियट ने, जो ब्लैंक वर्सन में भी है और फ्री वर्सन में भी, दोनों में लिखी गई है, जो इरेगुलर राइम स्कीम को फॉलो करती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो पोएम है ये, द वेस्ट लैंड TS एलियट की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, द वेस्ट लैंड। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल सेंटेंस को बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी, गरीबी होते हुए भी ही इज ऑनेस्ट। फिर भी क्या है, वो ईमानदार है। गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। अगर किसी वाक्य में डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ आता है तो क्या था, वो कंट्रास्ट में दिखाती है, वो क्या दिखाती है, कंट्रास्ट। और कंट्रास्ट में जब दिखाएगा तो इसमें ना तो डिस्पाइट आएगा, ना इफ आएगी, ना बिकॉज आएगी, उसमें क्या आएगा, दो या ऑल्दो का प्रयोग किया जाता है कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर कंपाउंड बना था तो यट है, बट है, नेवरदीलेस है, इनका प्रयोग करते हैं। अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता था सेंटेंस, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसमें दो ऑल्दो का प्रयोग किया जाता है। दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीटर कॉमनली एसोसिएटेड विद मार्चिंग रिदम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कॉमनली एसोसिएटेड विद मार्चिंग रिदम एंड रैपिड मूवमेंट। तो ऐसा कौन सा मीटर वो दिखाता है, मार्चिंग रिदम एंड रैपिड मूवमेंट। तो ऐसा कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एनापेस्टिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनापेस्टिक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एनापेस्टिक। एनापेस्टिक इसका आंसर हो जाएगा। जो बहुत तेजी से चलता है, ऐसा मान लगता है कि तीव्र है, दौड़ने जैसा लय होता है इसका। तो एनापेस्टिक हो जाएगा। और ये क्या होता है, ये होता है टू अनस्टेट सिलेबल्स फॉलोड बाय स्टेट सिलेबल्स। इसको ध्यान रखेंगे,
टू अनस्टेट फॉलोड बाय स्टेट सिलाबल्स। एनापेस्टिक जो होता है इसका उल्टा होता है डेक्टाइलिक। डेक्टाइलिक इसका उल्टा होता है, वो होता है डेक्टाइलिक स्टेट सिलाबल टू अनस्टेट सिलाबल फॉलोड बाय टू अनस्टेट सिलाबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस शोज करेक्ट इन्वर्जन। इसमें पूछा इन्वर्जन। इन्वर्जन की पूरी वीडियो अपलोड कर दी चैनल पर, अभी तक आपने नहीं देखी एक बार जरूर देख लें। इन्वर्जन से क्वेश्चन बनेंगे, ये पहले भी कहा है, और देखना जब एग्जाम दे के आओगे तो इन्वर्जन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो कौन सा इन्वर्जन एकदम करेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, एक एक करके देखते हैं। पहला कह रहा है नेवर आई हैव सीन सच ए चॉस, तो इसका तो कोई बना ही नहीं, तो इसमें तो बना ही नहीं, इस पर नेवर आने से इन्वर्जन नहीं बनना है। अगर किसी वाक्य के सेंटेंस के पहले नेवर आता है तो उसमें आता है इन्वर्जन, तो पहले वाले में तो बन नहीं रहा है। दूसरे वाला कह रहा है कि नेवर हैव आई सीन सच ए चॉस, तो ये बन सकता है कोयस, तो दूसरे वाले में भी हो सकता है नेवर डिड आई सा सच अ कायोस, तो इसमें भी दो, इसमें क्या गलती है, जब किसी वाक्य में डिड आता है, डिड की बात कौन सी फॉर्म आती है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात को ध्यान रखना है। और डी वाले में क्या दे रहा है कि नेवर हैव बीन आई सच ए कॉयस, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें फुल इन्वर्जन नहीं आएगा, इसमें पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। दो तरह के इन्वर्जन होते हैं, एक होता है फुल इन्वर्जन, एक होता है पार्शियल इन्वर्जन। पता होना चाहिए कहाँ फुल इन्वर्जन लगता है, कहाँ पार्शियल इन्वर्जन लगता है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। तो इसमें ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये वाला गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें सार आया, सी होना चाहिए था, और पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई इन्वर्जन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली बी, नेवर हैव आई सीन सच कायास। क्वेश्चन नंबर 6 इनजस्टिस फाल्डर्स ट्रेजिडी, तो ये क्या है, जस्टिस जिसको लिखा था गार्ड्सवर्दी ने, जो आया था 1900, तो बहुत ही फेमस इनका जो प्ले है। तो फाल्डर्स ट्रेजिडी अलाइंस हिम मोस्ट क्लोजली विद विच टाइप ऑफ ट्रेजिक हीरो, तो किस टाइप की ट्रेजिक हीरो है उसकी, तो क्या दिखाती है जी, एक क्या दिखाती है, गार्ड्सवर्दी का जो प्ले याद रखेंगे तो आया था 1910 में, 1910 में आया था, और ये 4 एक्ट्स प्ले है। इसमें कितने एक्ट हैं, 4 एक्ट्स हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है, इसमें 4 एक्ट्स हैं, 4 ये एक्ट के पूछ सकता है इसमें। तो फाल्डर होता है वो क्या होता है, वो जूनियर क्लर्क होता है, वो जूनियर क्लर्क होता है, वो 9 पाउंड से 90 पाउंड बना देता है, और किसके चक्कर में, वो रूथ हनीबिल के चक्कर में। ये क्या है, विवाहित मैरिड वुमेन है, जिसके चक्कर में वो 9 से 90 पाउंड बना देता है, और अंत में उसकी मौत हो जाती है। तो इसमें क्या दिखाया है, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉडर्न विक्टिम हीरो। ये क्या है, मॉडर्न विक्टिम हीरो है, ये मॉडर्न विक्टिम हीरो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिस जो है एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच मेंबर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब, जो स्पेक्टेटर क्लब है जो रिप्रेजेंट करता है द कमर्शियल एंड मर्चेंटाइल स्पिरिट ऑफ इंग्लैंड, जो दिया है इनका वर्क है, जो स्टील का वर्क है, द स्पेक्टेटर क्लब जो है ये वर्क है रिचर्ड स्टील का वर्क है ये। इसमें मेंबर थे 6 मेंबर थे, इधर रखेंगे, इसमें 6 मेंबर हैं, इसमें 6 मेंबर हैं, इसमें टोटल 6 मेंबर थे, और उसमें प्रत्येक की क्वालिफिकेशन क्वालिटी बताई गई है कि कौन सा क्या बनता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मेंबर था जो कमर्शियल एंड मर्चेंटाइल स्पिरिट ऑफ इंग्लैंड था, तो ये पूछ रहा है। तो ऐसा कौन सा था, मर्चेंट, जो क्या था, ही मर्चेंट था, वो क्या था, मर्चेंट था। एक ऑप्शन में एक और भी होगा डी, तो 4 ऑप्शन है ये, सर रोजर डी कॉवर्ली, कैप्टन सेंट्री, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, या बिल हनीकॉब, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। और ध्यान रखेंगे ये जो द स्पेक्टेटर क्लब है, जो आया था 2 मार्च 1711, ये 2 मार्च 1711 को आया था, ये पब्लिश होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हार्डीज पेसिमिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। हार्डी को बोला जाता है पेसिमिस्ट बोला जाता है, एकदम निराशावादी थे ये। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? हार्डीज पेसिमिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब, तो क्या दर्शाती है वो? जिसका आंसर हो जाएगा फिलोसॉफिकल पेसिमिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय स्कोपेनहाउर, सोफिन्यूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थॉमस हार्डी को पेसिमिस्ट कहा जाता है। थॉमस हार्डी क्या थे? पेसिमिस्ट थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म, क्वेश्चन कह रहा है द टर्म स्पॉइंडी रेफर टू फुट विथ, कितने फुट है इसमें? तो इसमें कितने फुट होते हैं? 2 स्टेट्स लाइबल्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 स्टेट्स लाइबल्स होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका उल्टा क्या होता है? फायरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस डेट हैज एन एरर। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें क्या गलती है? तो आपको गलती पहचानना है। दिस इज द ओनली वन, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स डेट आर नॉट वर्थ रीडिंग, नो एरर। तो कौन से पार्ट में इसमें गलती है? ध्यान रखेंगे, अगर केवल वर्ब आता है तो ये डेड क्लाउज के बाद क्या था? आर एकदम करेक्ट था। अगर कहा ओनली आता है, ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स, ओनली आता है, तो जहाँ जो डेड क्लाउज के बाद आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, कब आता है? जब ओनली आता है तब, ओनली वन आता है तब। अरे ओनली नहीं होता तो एकदम सेंटेंस करेक्ट था। ओनली आने से क्या हो गया? सिंगुलर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कौन से पार्ट में गलती है? तो गलती जो है वो सी पार्ट में गलती है। तो आंसर हो जाएगा ए। ध्यान रखेंगे, सी पार्ट में गलती है, लेकिन सी दिया कहाँ है? ए पार्ट में दिया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ए पार्ट में सी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओन एल्स का हैरी ऐप, यंग्स क्राई आई एम स्टील रिफ्लेक्ट, तो किसको रिफ्लेक्ट करता है? जो हैरी वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिज फ्यूजन विद इंडस्ट्रियल मशीनरी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हैरी ऐप कब आया था? हैरी ऐप जो 1922 में आया था, ये 1922 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द विच पार्ट कंटेन एन एरर। तो कौन से पार्ट में गलती है तो उसको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 है। कह रहा है कि हार्डली आई हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। तो इसमें किस पार्ट में गलती है? हार्डली। ध्यान रखेंगे, जब वाक्य में हार्डली किसी वाक्य में पहले आती है तो वहाँ इन्वर्जन रूल का फॉलो होता है। तो यहाँ इन्वर्जन का फॉलो नहीं हुआ है, तो क्या आएगा? हार्डली। तो क्या आएगा क्रम? हार्डली प्लस आएगी वर्ब, क्या आएगी? वर्ब आएगी। उसके बाद क्या आएगी? उसके बाद आएगी आपका सब्जेक्ट आएगा। तो हार्डली प्लस आएगा वर्ब, प्लस आएगी सब्जेक्ट, प्लस आएगी मैन वर्ब, फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर आएगी वैन। इसमें क्या आती है? वैन भी आती है। देखेंगे इसमें क्या आएगी? वैन भी आती है। इसमें एकदम करेक्ट है। तो यहाँ इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा। तो ए पार्ट में गलती है। सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड आई। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक बार देख के जरूर जाए इसको। नेक्स्ट, द राइम स्कीम ABCB इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद। तो ABCB किससे एसोसिएटेड है? तो किस में आती है जी? ये आती है वैलिड स्टेंजा में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैलिड स्टेंजा में आती है ABCB। आइडेंटिफाई द क्लाउज, आपको पता नहीं क्लाउज कौन सी है इसमें। द फैक्ट दैट ही लाइड शॉक्ड एवरीवन।
द फैक्ट डेट ही लाइड शॉक्ड एवरीवन। द फैक्ट, ये वाला कौन सा वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगी नाउन क्लाउज, नाउन क्लाउज क्वेश्चन अपोजिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको लग रहा होगा ये एडजेक्टिव क्लाउज है, ये एडजेक्टिव क्लाउज नहीं है। कह रहा था फैक्ट, ये फैक्ट में जो इतनी क्लाउज है, ये क्लाउज है इतनी जो क्लाउज है वो किस में शामिल है, वो इस फैक्ट में शामिल है। द फैक्ट था डेट ही लाइड, वो झूठ बोला कि उसके झूठ बोलना कहाँ में शामिल था, उसके फैक्ट में शामिल था। तो सभी लोग क्या हो गए, अचंभित हो गए। तो इसमें फैक्ट में शामिल था, इसे बोलते हैं क्वेश्चन अपोजिशन बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है नाउन क्लाउज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। क्या है कि वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड के किनारे चलते हुए आई स्नेक बाइट हिम, बिट हिम, तो उसको एक सांप ने काट लिया। तो ये वॉकिंग अलोंग द रोड है, एक किस प्रकार की इसमें फ्रेज का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार का सेंटेंस है। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है, इसमें डेंजलिंग पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। ये क्या है, डेंजलिंग पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेंजलिंग पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि आर राइटिंग डेट हार्शली क्रिटिसाइज सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैम्पून हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, लैम्पून। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ ऑब्डुरेट। तो इसकी क्या बतानी है, इसका बताना है सिनोनिम्स। इसका तो क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है हटी, जिद्दी होता है। तो आंसर हो जाएगा स्टबॉर्न। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टबॉर्न हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नेक्स्ट, ईडियम टू स्टेन एवरी नर्व, टू स्टेन एवरी नर्व मीन्स क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूरी ताकत लगाना, इसका मतलब होता है पूरी ताकत लगाना, टू मेक मैक्सिमम एफर्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका पूरी ताकत लगाना, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। क्वेश्चन कह रहा है, हेरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी, द लाइन यू आर डेड रिपीटेडली डायरेक्टेड एंड स्टेनली प्राइमरली कॉन्वे। तो इसका मतलब क्या है, तो क्या दिखाती है जी, तो ये क्या दिखाती है, इसका दिखाती है लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, लॉस एंड पर्सनल आइडेंटिटी दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ वन स्टेट सिलेबल फॉलोड बाई टू अनस्टेट सिलेबल्स। तो ऐसा कौन सा मीटर है जिसमें पहला आता है स्टेट सिलेबल, फिर आता है टू अनस्टेट सिलेबल। तो ऐसा कौन सा होता है डक्टाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डक्टाइल, इसका क्या हो जाएगा, डक्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ट्रेडिशन ब्रेकर, जो परंपरा को तोड़ने वाला होता है। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन टेनिसन्स लाइन द मॉन ऑफ टॉप्स इन इमेमोरियल एल्म्स। तो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, तो इसमें कौन सा है, ये ट्रांसफर एपिटेट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब है कि कबूतरों की कराहट प्राचीन वृक्षों में है, कबूतरों की कराहट जो क्या है प्राचीन वृक्षों में है। इसमें कौन सा हो जाएगा, ट्रांसफर एपिटेट हो जाएगा। ये लिया गया है, ये लाइन ली गई है इन मेमोरियल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, एक्मोडेट होता है। क्या होता है, एक्मोडेट। इसकी स्पेलिंग होती है ए डबल सी डबल एम और आता है लास्ट में डेट, एक्मोडेट होता है, लास्ट में क्या आता है, डेट आता है, एक्मोडेट। इसका मतलब होता है समायोजित करना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ECCMMODAT, डेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन जॉनसन फेमस रिमार्क
ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम सजेस्ट। तो ये कमेंट किया गया है, ये कमेंट किया गया विलियम शेक्सपियर के लिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? तो ये इसका मतलब है कि उसके जो वर्क है वो टाइमलेस है, यूनिवर्सल है, हमेशा क्या है, वो समय की पाबंदी नहीं, हमेशा चलने वाले हैं। और कब का शेक्सपियर था और आज भी उनके वर्क को पढ़ा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी एकदम करेक्ट आ जाएगा। शेक्सपियर्स वर्क्स आर टाइमलेस आर यूनिवर्सल। तो इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको कहा था बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, घर का भेदी लंका ढाए, ये प्रोवर्ब है। तो इसका मतलब क्या होता है? घर का भेदी लंका ढाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है, पेपर में प्रोवर्ब आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एन इनसाइडर कॉजेज र्यून, एन इनसाइडर कॉजेज र्यून। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, घर का व्यक्ति सबसे अधिक नुकसान करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट प्रोवर्ब, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसा काम करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एज यू सो यू सो सेल यू रीप, जैसा तुम काम करोगे, जैसा पेड़ बोगे वैसा फल पाओगे। पेड़ बोत बबूल घा, फल कहा आम से खात। तो वही कहावत है कि जैसा काम करोगे वैसे ही आपको कर्म का फल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ नेल्स हैरी एफ द कैग ऑफ द गोरिल्ला एट द एंड ऑफ द प्ले सिमुलाइज। अंत में जो यंग होता है, वो कहाँ चला जाता है? गोरिल्ला के पास जाता है और गोरिल्ला उसको पकड़ लेता है कस के और उसकी मौत हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द अल्टीमेट इल्यूजन ऑफ बिलोंगिंग। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यंग जो होता है हर जगह अपनापन खोजता है, अंत में जानवरों के बीच जाके बैठ जाता है कैग में, और उसके जो बिलोंगिंग भ्रम होता है, उसका जो भ्रम होता टूट जाता है। उसे लगता है कि दुनिया मैं ताकतवर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, लोग मुझे पहचानेंगे, लेकिन उसे कोई पहचानता नहीं है। वो घूमता रहता है, लेकिन उसकी लोग उसको नोटिस तक नहीं करते हैं। फिर अंत में गोरिल्ला उसको पकड़ लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर। तो आपको बताना है इसमें कौन से सेंटेंस पार्ट में एक इनकरेक्ट है वो। तो पढ़ते हैं इसको। क्लाइमेट चेंज इज डिफाइंड एज ए ग्रेजुअल चेंजेज, क्लाइमेट चेंज defined as gradual changes in all the interconnected weather elements on our planet over approximately 30 years। क्लाइमेट चेंज एकदम करेक्ट है यहाँ तक, डिफाइंड एज ग्रेजुअल चेंजेस। अब ध्यान से देखो, अब इसमें आर्टिकल ए आ रहा है, इसमें जो आर्टिकल ए आ रहा है, और आर्टिकल जब ए आता है तो उसके बाद आने वाला नाउन जो होता है वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और यहाँ क्या दिया है? बहुवचन दिया है। तो इसमें गलती क्या है? यहाँ आपका हो जाएगा ए ग्रेजुअल चेंज, तो इसमें से एस हट जाएगी। तो इसका कौन से में गलत आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें एस नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेंबर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब रिप्रेजेंट द कमर्शियल एंड मर्केंटाइल स्पिरिट ऑफ इंग्लैंड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? द स्पेक्टेटर क्लब में तो कौन सा वो क्या करता है? कॉमर्शियल, ये पहले भी आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद, तो किससे एसोसिएटेड है? तो किससे? ये है तुम्हारा जॉन कीट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने इसको टर्म को कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव वाज प्रपोज्ड बाय, तो किसने किया है इसको? इसको किया था टी.एस. इलियट ने, इसका आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट व्हाट इज ट्रूथ सेड जस्टिन पायलट
एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, इम्प्लाई करता है, इम्प्लाई करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? और ये किसमें दिया है? ये दिया है ऑफ ट्रूथ का। ये क्वेश्चन कहाँ का है? ऑफ ट्रूथ से लिया गया है, ऑफ ट्रूथ से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ट्रूथ? व्हाट सेड जस्टिन पाइलेट एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसको लिखा है फ्रांसिस बेकन ने, जो आई थी 1625 के क्लास में आया था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपुल ऑफन मॉक ट्रूथ टू अवॉइड मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ऑफ ट्रूथ का क्वेश्चन है जिसको लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। पायलट का मजाक मानव प्रवृत्ति को दर्शाता है सत्य से बचने के लिए, क्योंकि सत्य नैतिक उत्तरदायित्व मांगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ऐसा। क्वेश्चन नंबर 33, इन बर्चेज द एक्ट ऑफ स्विंग ऑन बर्च ट्रीज रिप्रेजेंट। तो किसको ये रिप्रेजेंट करती हैं? बच्चे जो लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये लिखी गई थी 1916 में, 1916 में इसको लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो किसको दिखाती हैं? वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो करती हैं बैलेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कल्पना और वास्तविकता में बैलेंस दिखाती हैं वो। तो इसमें एक बहुत ही फेमस लाइन आती है, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस प्राइमरली फोकस ऑन। तो किस पर फोकस करती है वो? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो करती है इंटरनल मेंटल प्रोसेस पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ग्रेस एलिजी जो है, एलिजी रिटन ऑन इन ए कंट्री चर्चाइड ईच स्टेंजा फॉलोज। ये ध्यान रखेंगे, ये पर्सनल एलिजी है, इसको थॉमस ग्रे ने लिखा है। ये पर्सनल एलिजी ये कई बार पेपर में आ चुकी है। तो इसमें क्या दिखाता है? कौन सा स्टेंजा दिखाता है? तो इसमें जो स्टेंजा दिखाता है वो दिखाता है ए बी ए बी। इसमें क्या आता है? ए बी। इसका ए बी स्टेंजा है, राइमिंग स्कीम है। और ध्यान रखेंगे इसको, ये आई थी 1751 में आई थी, 1651 में आई थी। बहुत ही फेमस ये एलिजी है। और इसी में फेमस लाइन है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लोमन होम बर्ड प्लोर्स हिज बेरी बे। ध्यान रखना, बेरी बे ये क्या है? ट्रांसपोर्ट एपिटेट है। एंड लीव्स द वर्ल्ड इन टू डार्कनेस एंड टू मी। बहुत ही फेमस लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉस्ट्स बर्चेज सिंबलाइज करती हैं, वो किसको सिंबलाइज करती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्केप्स एंड रिटर्न टू रियलिटी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीक तो एक्सप्रेस करती हैं, तो किसको दिखाती हैं? तो ये किसको दिखाती हैं? ये दिखाती हैं ग्रीफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीफ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको किसने लिखा है? टेनिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर रोजर एट होम एडिसन रिप्रेजेंट सर रोजर्स रिलेशनशिप विद हिज सर्वेंट्स प्राइमरली टू हाईलाइट। तो इसमें सर रोजर एट होम में एडिसन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो क्या दिखाते हैं वो? संबंध क्या दिखाते हैं वो दिखाते हैं बेनवोलेंट पैटर्निज्म ऑफ ए कंट्री स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर रोजर अपने नौकरों के साथ दयालु स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है। एडिसन उसे एक आदर्श ग्रामीण जमींदार के रूप में प्रेजेंट करता है, जो कठोरता के बिना अनुशासन बनाए रखता है। वह पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इम्प्लाइज। तो ये डबल लाइन है, इसमें बोलता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये फेमस लाइन है। तो इसमें क्या दिखाता है? इसमें ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस लाइन है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे मृत्यु से पहले, मुझे अपने
दिन का काम खत्म करने से पहले, कहता है कि मुझे दिन का काम खत्म करने, सोने से पहले खत्म करना है, और मृत्यु से पहले मुझे अपना जो काम बचा हुआ है सब कुछ काम करके जाना है। तो बहुत ही फेमस लाइन है, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स रिफ्लेक्ट, तो किसको रिफ्लेक्ट करता है? तो ये रिफ्लेक्ट करता है मॉडर्निस्ट एंजाइटी, ये करता है मॉडर्न एंजाइटी के लिए। नेक्स्ट, सैलेज ओड टू द वेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये है प्रोफेटिक लिरिक है, ये क्या है? प्रोफेटिक लिरिक है। नेक्स्ट, हेमिंगवे मैरिड, तो उसने कितनी शादी की थी हेमिंगवे ने? तो इसने 4 शादियां की थी, इसे 4 शादी की थी, इसे 4 बार शादी की थी, 4 टाइम्स। जिसकी पहली पत्नी का नाम था एलिजाबेथ हेडले रिचर्डसन, इससे डिवोर्स हो गया था। दूसरी शादी की थी पाउलिन पीफर, जो डिवोर्स हो गया था इससे भी। फिर किया था मार्था गेलहॉर्न, इससे भी डिवोर्स हो गया था। चौथी पत्नी थी मैरी वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडिशंस ऐसे बिल बिमल इज प्राइमरली पोर्ट्रेड एज, तो बिल बिमल में तो क्या दिखाता है? तो बिल बिमल में क्या दिखाता है? इसका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए वर्साटाइल जेंटलमैन स्किल्ड इन ए स्मॉल सर्विस बट अनफिट फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल बिमल एक ऐसा व्यक्ति है जो छोटे मोटे कार्यों में निपुण है, लेकिन ऐसी किसी औपचारिक या सरकारी पद के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ओकुनोबोको डाउनफॉल इज मेनली ड्यू टू, तो किसके कारण उसको डाउनफॉल होता है? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा पर्सनल रिजिडिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पर्सनल, ऑप्शन नंबर बी। और कमेंट में बताएं ये कौन से वर्क की बात करता है, आपको कमेंट में बताना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइट मैन्स वर्डन रिफ्लेक्ट, द वाइट मैन्स वर्डन रिफ्लेक्ट, तो किसको रिफ्लेक्ट करता है? ये करता है इंपेरियल जस्टिफिकेशन। ऑप्शन बी ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, चिनुआ अचीबे रॉट प्राइमरली टू, तो किसके लिए लिखता है वो चिनुआ अचीबे? तो वो लिखता है करेक्ट कॉलोनियल नरेटिव्स है वो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर मेनली डील्स विद, तो किसको डील करता है? पोस्ट कॉलोनियल, वो दिखाता है आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेटिंग फॉर गॉडोट रिप्रेजेंट, तो वेटिंग फॉर गॉडोट है वो किसको दिखाता है? वो दिखाता है थिएटर ऑफ द एब्जर्ड, थिएटर ऑफ एब्जर्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब टाइटल ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरविज जो आया था 1886 में आया था, इसका सब टाइटल क्या है? तो इसका सब टाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ करेक्टर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सब टाइटल है ये, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मैन ऑफ करेक्टर। नेक्स्ट, अवर सिंसरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्राउड इम्प्लाइज, तो किसको इम्प्लाई करता है? ये लास्ट क्वेश्चन है, तो किसको इम्प्लाई करता है? क्वेश्चन नंबर 50 है, और ये बहुत ही फेमस लाइन है, ये फेमस लाइन है टू ए स्काईलार्क की। ये किसकी लाइन है? टू ए स्काईलार्क की लाइन है, जो आई थी 1820 में, 1820 में आई थी, 1820 में आई थी। तो ये कब किसको करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजॉय इवन जॉय कैरीज सफरिंग। तो ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा सी। टू ए स्काईलार्क की लाइन है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, अवर सिंसेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज प्राउड। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, और डेली प्रैक्टिस सेट आएगा एक चैनल पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें और खुश रहें, ठंड से बचे रहें।